नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइश साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 20 को, जिसके अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न जो कहीं ना कहीं आपके बीएड और डीएलएड के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सीधे सीधे आपको सुपर टेट एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस टेस्ट सीरीज का 381 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 381 यानी 381 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है। देखिए, प्रयोगवादी विचारधारा के जो सबसे बड़े समर्थक हैं वो कौन से दर्शन शास्त्री हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है टीपी नन, ऑप्शन बी कहता है स्मिथ, ऑप्शन सी कहता है जॉन डीवी और ऑप्शन डी कहता है स्पीयर। तो आपको बताना है कि प्रयोगवादी विचारधारा के जो सबसे बड़े समर्थक यानी सबसे बड़े दर्शन शास्त्री थे वो थे आपके टीपी नन साहब। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, टीपी नन। ध्यान रखेंगे आपके टीपी नन प्रयोगवादी विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 382 में आपसे पूछा गया है कि यह कथन किसका है, जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए कहता है मानवतावादियों का है, ऑप्शन बी कहता है प्रयोजनवादी का है, ऑप्शन सी कहता है साधनवादी का और ऑप्शन डी कहता है प्रयोगवादी का। तो आपको बताना है कि जो बात मेरे उद्देश्यों को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है, इस प्रकार के कथन किनका है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कथन है स्टूडेंट्स ये है आपके मानवतावादियों का, क्योंकि मानवतावादी मानते हैं कि मेरे उद्देश्य को जो बात पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को जो संतुष्ट करती है, मेरे जीवन का जो विकास करते हैं, इसी को ही मानवता या मानवतावादी कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप भी इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 383 आपसे कहता है कि किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। यानी कि ये कथन है, एक स्टेटमेंट्स है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य केवल व्यक्ति के होते हैं। तो स्टेटमेंट किन का है, कौन से दार्शनिक का मानना इस प्रकार से है। ऑप्शन ए कहता है जॉन डीवी, ऑप्शन बी कहता है पियर्स, ऑप्शन सी कहता है कांट और ऑप्शन डी कहता है हेराक्लिट्स। तो आपको बताना है कि किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य केवल व्यक्ति का होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है वो जॉन डीवी साहब के हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 384 आपसे कहता है कि शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया। देखिए, शिक्षा जो एजुकेशन है इसको द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है जॉन डीवी, ऑप्शन बी कहता है एडम्स, ऑप्शन सी कहता है जे.एस. रॉस और ऑप्शन डी कहता है स्पेंसर। तो आपको बताना है कि शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है। आपको पता होगा कि वर्तमान समय में जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है और उसके बारे में मानने वाले जॉन डीवी साहब है उसके समर्थक। लेकिन शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना, तो ये जो स्टेटमेंट है द्विध्रुवीय प्रक्रिया का, ये आपके जॉन एडम्स साहब का है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका एडम्स। उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 385 आपसे कहता है कि आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता। देखिए, जो आइडियल सोसाइटी होता है, आइडियल जो समाज होते हैं उसकी खास विशेषता होती है, तो वो प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन ए कहता है धन दौलत, ऑप्शन बी कहता है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी कहता है साक्षरता और ऑप्शन डी कहता है अनुशासन। तो आपको बताना है कि आदर्श समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, यानी कि एक जो आइडियल समाज होता है उसकी खास बात क्या होती है। क्या उसमें धन दौलत होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। स्वास्थ्य होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। साक्षरता, बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक अगर आप आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो उस समाज के सभी सदस्यों को पढ़ा लिखा यानी साक्षर होना जरूरी होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 386 आपसे कहता है कि बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है। देखिए, बच्चे के समाजीकरण यानी कि जो बच्चा समाजीकरण को जो सीखता है उसका आद्य व्यक्ति कौन है। यानी कि आद्य व्यक्ति का मतलब होता है कि उसका आधा योगदान किसका होता है। ऑप्शन ए कहता है शिक्षक का, ऑप्शन बी कहता है माता का, ऑप्शन सी कहता है पिता का
और ऑप्शन डी कहता है धर्मोपदेशक का। तो आपको बताना है कि बच्चे के समाजीकरण में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है। तो स्टूडेंट्स अगर बच्चे के समाजीकरण की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा यानी कि आधे से ज्यादा जो कार्य होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो होता है माता का। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि बच्चे के समाजीकरण में बच्चे का जो विकास होता है उसमें जो प्रथम गुरु जो माना जाता है वो माँ को माना जाता है। इसीलिए आद्य व्यक्ति मतलब उसके समाजीकरण में सबसे ज्यादा योगदान जिनका होता है वो शिक्षक से पहले माँ का होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप भी इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 387 आपसे कहता है कि मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। देखिए जो मूल्य होते हैं यानी कि जो वैल्यूज होते हैं वो अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। तो सर्वोत्तम विधि क्या? ऑप्शन ए कहता है भाषण है, ऑप्शन बी कहता है विचार विमर्श है, ऑप्शन सी कहता है स्पष्टीकरण है और ऑप्शन डी कहता है प्रश्नोत्तर। तो स्टूडेंट्स अगर आप मूल्य के अंतर्द्वंद को समाप्त करना चाहते हैं तो मूल्य के अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सबसे बेहतर विधि कौन सी है ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे बेहतर जो माना जाता है वो होता है स्पष्टीकरण। मतलब अगर आप वैल्यू यानी वैल्यूज मतलब मूल्य के अंतर्द्वंद को समाप्त करना चाहते हैं यानी कि मूल्य को लेकर आपके मन में कोई नेगेटिव विचार चल रहे हैं या अंतर्द्वंद चल रहा है तो उस विचार को समाप्त करने का सबसे बेहतर तरीका है कि स्पष्टीकरण करना। मतलब किसी भी कार्य को स्पष्ट रूप से बताना, उसकी नेगेटिव पॉइंट्स उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को डिटेल में बताना ताकि आपके अंदर जो दुविधाएं हैं जो द्वंद है वो समाप्त हो जाए। तो इसके लिए सबसे बेहतर होता है स्पष्टीकरण, क्योंकि इसमें भाषण भी बेकार माना जाता है। विचार विमर्श का मतलब होता है समझौता करना, कहीं गलत को भी आप एक्सेप्ट कर ले तो ये भी गलत माना जाता है और प्रश्न उत्तर तो बिल्कुल ही गलत है। और भाषण से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि भाषण तो आप लुभाने के लिए या बेवकूफ बनाने के लिए भी कर सकते हैं। बात यह है कि अगर आपके मन में अंतर्द्वंद कहीं ना कहीं स्थापित हुआ है तो इसके पीछे का रीजन है कि स्पष्टीकरण आपको नहीं मिल पाए, क्योंकि जब तक बात स्पष्ट ना हो क्लियर ना हो तो आपके मन में द्वंद उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 388 आपसे कहता है कि पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता। देखिए पुरुषार्थ चतुष्टय यानी पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता, यानी कि मूल्य इसमें से एक है जो नहीं आता है। ऑप्शन ए कहता है अर्थ, ऑप्शन बी कहता है काम, ऑप्शन सी कहता है धर्म और ऑप्शन डी कहता है सत्य। तो आपको बताना है कि पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता। तो देखिए पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत आपका अर्थ भी आता है, काम भी आता है, धर्म भी आता है, लेकिन सत्य नहीं आता, यानी सत्य नहीं आता और यही आपसे पूछा गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत सत्य वाला जो मूल्य होता है वो नहीं आता है। उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 389 आपसे कहता है कि किसने कहा समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है। देखिए ये स्टेटमेंट किसका है, आपसे पूछा गया है कि जो समाजीकरण है और जो व्यक्तिकरण है वो एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है। ऑप्शन ए कहता है रेमांड का, ऑप्शन बी कहता है नन का, ऑप्शन सी कहता है रॉस का और ऑप्शन डी कहता है मैकाइवर का। तो आपको बताना है कि समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है। तो ये स्टेटमेंट किसका है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट जो है आपके मैकाइवर साहब का है, क्योंकि उनका मानना है कि समाजीकरण और व्यक्तिकरण जो होते हैं वो एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 390 आपसे कहता है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। देखिए जो विद्यालय होते हैं यानी कि स्कूल होते हैं वो समाज का, सोसाइटी का लघु रूप होता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए कहता है ड्यूबी, ऑप्शन बी कहता है थॉमसन, ऑप्शन सी कहता है ओटाबे और ऑप्शन डी कहता है ब्राउन। तो आपको बताना है कि जो विद्यालय होता है यानी स्कूल होता है उसको समाज का छोटा रूप कौन मानते हैं। तो विद्यालय के बारे में सबसे जो बातचीत है वो आपके डीवी साहब की है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विद्यालय को समाज का लघु रूप डीवी साहब ने माना है, डीवी साहब का कथन है ये। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 391 आपसे कहता है कि वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, किस स्थान पर। देखिए वर्ष 1901 में
शांति निकेतन की स्थापना की थी? तो किसने की थी? वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो किस स्थान पर की थी, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है कलकत्ता में, ऑप्शन बी कहता है बम्बई में, ऑप्शन सी कहता है दार्जिलिंग में और ऑप्शन डी कहता है बोलपुर में। तो स्टूडेंट्स, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सन 1901 में बोलपुर में की गई थी। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका बोलपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना वर्ष 1901 में बोलपुर में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 392 आपसे कहता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई थी? देखिए, सन 1948 टू 49 में डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो क्यों की गई थी, इसके बारे में आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है प्राथमिक शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए, ऑप्शन बी कहता है मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु, ऑप्शन सी कहता है माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए और ऑप्शन डी कहता है देश में विकास के लिए। तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की जो नियुक्ति है वो सन 1948-49 में की गई थी, पर क्यों की गई थी इसके बारे में आपसे पूछा गया है। अगर आपने वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को डिटेल में पढ़ा है तो उसके दौरान मैंने कंटेंट के दौरान इन पर डिटेल में बातचीत की है। उम्मीद करता हूं कि वो क्लासेस आपने अटेंड की होगी, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की जो नियुक्ति है वो सन 1948 टू 49 के बीच में की गई थी। और वो इसलिए की गई थी क्योंकि मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने के लिए, क्योंकि विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन है वो सन 1948-49 में की गई थी और इनका मेन उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण किया जा सके। इसके लिए डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 393 आपसे कहता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम। देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसका गठन किया गया सन 1953 में और इसका दूसरा नाम आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए कहता है शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी कहता है मुदालियर कमीशन, ऑप्शन सी कहता है विश्वविद्यालय आयोग और ऑप्शन डी कहता है कोठारी शिक्षा आयोग। तो स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का जो दूसरा नाम है वो है मुदालियर कमीशन। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स, ये वो प्रश्न है जो आपके डीएलएड और बीएड के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सीधे सीधे यहीं से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सुपर टेट एग्जाम में। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करना और उस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके चांसेस होंगे कि आप सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में 30 में से 30 कर सकते हैं। और अभी जैसे आप केवीएस का एग्जाम देख रहे हैं तो केवीएस में 60 मार्क्स की साइकोलॉजी है, तो उसमें भी आपको सीधे सीधे ये हेल्प करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर जो साइकोलॉजी है जो आप भारत में पढ़ते हैं वो यही है। तो मोस्टली जो चांसेस है वो 60 नंबर के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे साइकोलॉजी में केवीएस में, वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे आपके डीएलएड या बीएड के प्रशिक्षण में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ये जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है जो आपके सुपर टेट के सिलेबस में है वो बहुत ही सफिशिएंट है, क्योंकि पूरी किताब जो आप डीएलएड के दौरान जो 8 किताबें साइकोलॉजी की पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं बीएड में जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो सब मिलाकर आपका जो सुपर टेट का सिलेबस है वो बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, यूपी टेट, सी टेट तो सुपर टेट और केवीएस के सामने छोटे एग्जाम माने जाते हैं, यानी कि प्री जैसे एग्जाम माने जाते हैं। सर पहले आपको एक क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आगे मेंस में बैठना होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आते हैं वो तो आते ही, वो तो सिंपल सी चीज़ें हैं, बट उसको डेप्थ में जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आप सुपर टेट और केवीएस जैसे एग्जाम्स में। और आप देख पा रहे हैं कि इस बार जो केवीएस का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन उसमें साइकोलॉजी जो है आपका 60 मार्क्स का है। तो आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी का इतना वेटेज क्यों है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बीएड और जो डीएलएड है वो बेहतर ढंग से रेगुलर वे में करें। अगर आप रेगुलर ही चीज़ों को करते हैं, फील करते हैं, तो आप बच्चों को वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं और बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। ज़रूरी ये होता है, इसीलिए आपको साइकोलॉजी पढ़ना होता है। और साइकोलॉजी में जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं आपके सुपर टेट के सिलेबस में ही है। तो अगर आपने सुपर टेट की तैयारी पहले से की है और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे
क्लासेस मिले होंगे, अगर आपने वो सब की है तो आपके लिए केवीएस में भी वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि केवीएस में सीधे सीधे वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आप इन प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते हैं तो वो भी आपको हेल्प करेगा केवीएस में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम बताइए, या आपसे पूछा जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, या मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ। तो ये 1953 में है, और ये आप डीएलएड के सेकंड सेम में जब पढ़ते हैं तो आपके पास एक बुक होती है जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, तो उसके अंतर्गत आप ये सभी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे डिटेल में पढ़ा है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे हर एक पॉइंट्स को डिटेल में समझाया गया है, वहाँ से पहले आप पढ़िए और उसके बाद इन प्रश्नों को यदि सॉल्व करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आप 30 आउट ऑफ 30 29 28 तक स्कोर इजीली कर सकते हैं सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में, और यहाँ से आपको केवीएस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और ये भी समझ पा रहे हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप सुपर टेट के लिए सभी चीज़ें तैयार कर चुके हैं या कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको केवीएस में भी हेल्प करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 394 आपसे कहता है कि सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सन 1964 टू 65 में किस आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए कहता है माध्यमिक शिक्षा आयोग का, ऑप्शन बी कहता है राधाकृष्णन कमीशन का, ऑप्शन सी कहता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का, और ऑप्शन डी कहता है कोठारी आयोग का। आपको पता है स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग तो 1953 में किया गया, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। राधाकृष्णन कमीशन आयोग अभी आपने पढ़ा 1948-49 में किया गया, तो ये भी नहीं हो सकता। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग और कोठारी आयोग, अगर आपने वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को ढंग से पढ़ा होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि कोठारी कमीशन का जो गठन किया गया वो 1964 में किया गया। तो ऑप्शन सी और डी में राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1964-65 में नहीं हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कि कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन जिसे हम कहते हैं, इसका गठन किया गया सन 1964-65 में। तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी आप इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 395 आपसे कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन यानी कि इसमें बदलाव, इसमें परिवर्तन किस सन में किया गया। ऑप्शन ए कहता है 1988 में, 1990 में, 1992 में और 1996 में। तो स्टूडेंट्स अगर आपने वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को पढ़ा है तो इसमें सभी नीति और आयोग के बारे में मैंने डिटेल में बात की और मैंने उसमें बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो बना था इसमें संशोधन किया गया और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन 1992 में किया गया। तो इसमें आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि इसका संशोधन किस सन में किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर किया गया, उनका संशोधन किया गया और एक नई राष्ट्रीय संशोधित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन 1992 में किया गया। तो सीधा सीधा अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आपसे यहाँ पर सन पूछा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद दूसरी जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो बनी थी आपकी 1992 में, और वही आपसे पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 396 आपसे कहता है कि राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई। देखिए राम मूर्ति समिति का गठन 1990 में किया गया, लेकिन क्यों किया गया। ऑप्शन ए कहता है विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए, ऑप्शन बी कहता है बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए, ऑप्शन डी कहता है माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण हेतु। तो स्टूडेंट्स राम मूर्ति समिति 1990 का गठन किया गया था माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण को कम किया जा सके, इसके लिए राम मूर्ति समिति 1990 का गठन किया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 397 आपसे कहता है कि कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा दर्शन, यानी कि ऐसा कौन सा दर्शन है जो परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है।
यानी कि जो परम सत्ता होता है उसको आध्यात्मिक घोषित करता है। ऑप्शन ए कहता है यथार्थवाद, ऑप्शन बी कहता है प्रकृतिवाद, ऑप्शन सी कहता है आदर्शवाद और ऑप्शन डी कहता है प्रयोजनवाद। तो कौन सा ऐसा दर्शन है जो परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? तो स्टूडेंट्स ऐसा दर्शन है आपका प्रकृतिवाद, क्योंकि जो प्रकृतिवाद होता है यानी कि नेचरपैथी होते हैं वो आपके परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 398 आपसे कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि जो एजुकेशन के फील्ड है इसमें आदर्शवाद की विवेचना आप कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए कहता है अनिवार्यवाद के रूप में, ऑप्शन बी कहता है प्रगतिवादी के रूप में, ऑप्शन सी कहता है अनुभववाद के रूप में और ऑप्शन डी कहता है संपूर्णतावाद के रूप में। तो आपको बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आदर्शवाद होता है यानी आदर्श का मतलब होता है आइडियल, और एजुकेशन आपको इसलिए लेना चाहिए ताकि आप साक्षर हो, आप एक आदर्श समाज की स्थापना कर सके। तो ये क्यों किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना आपके हिसाब से क्या हो सकती है? तो इसका सीधा सीधा अगर मैं बात करूं अनिवार्यवाद के रूप में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अनुभववाद के रूप में यानी कि अनुभववाद के रूप में भी नहीं होता और संपूर्णतावाद के रूप में भी नहीं होता, क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है प्रगति करना यानी कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं आदर्शवाद की बात करूं तो वो करता है प्रगतिवादी के रूप में। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवादी की विवेचना प्रगतिवादी के रूप में की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 399 आपसे कहता है कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में? देखिए आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान यानी कि आदर्शवाद का जो सबसे बेहतर योगदान है वो किस क्षेत्र में है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है शिक्षण विधि में, ऑप्शन बी कहता है उद्देश्य में, ऑप्शन सी कहता है पाठ्यक्रम में और ऑप्शन डी कहता है बालक में। तो स्टूडेंट्स आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है ये आपसे पूछा गया है। तो आदर्शवाद का जो सबसे श्रेष्ठ योगदान है वो है स्टूडेंट्स उद्देश्य के क्षेत्र में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और इस टेस्ट सीरीज 20 का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 400 में आपसे पूछा गया है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है। देखिए वैदिक साहित्य यानी कि जो आप वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ते हैं तो उसमें जो वैदिक साहित्य है उसमें शिक्षा शब्द का क्या आशय है आपसे पूछा गया, यानी कि शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा शब्द का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा गया है वैदिक साहित्य में। ऑप्शन ए कहता है विद्या, ऑप्शन बी कहता है ज्ञान, ऑप्शन सी कहता है बोध तथा विनय और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 400 में आपसे पूछा गया कि वैदिक साहित्य में जो शिक्षा शब्द प्रयोग हुआ है उस शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो शिक्षा का अर्थ विद्या भी होता है, शिक्षा का अर्थ ज्ञान भी होता है और शिक्षा का अर्थ बोध भी होता है। इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन आते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में, उपयुक्त सभी में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट्स है तो आप उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहिए। इसी तरीके के सिलेक्टेड प्रश्नों को हम आगे सॉल्व करते रहेंगे और लगभग 1000 प्लस प्रश्न इन्हीं प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे ताकि किसी भी तरीके से सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने आप उसमें अपना स्कोर बेहतर से बेहतर कर पाएं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।